और बस 9 महीने पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जलपाईगुड़ी पहुंचे थे। इस यात्रा ने शहर से चाय वाले का अजब रिश्ता जोड़ दिया। नारा दिया था, कलकत्ता में दीदी का राज है, जलपाईगुड़ी में जगाई मधाई का राज है। जगाई मधाई का मुहावरा बंगाल में भ्रष्टाचारियों के लिए इस्तेमाल होता है। मोदी ने यह भी कहा, चाय वालों से दीदी को चिढ़ है। जलपाईगुड़ी में 100 में से 70 वोटर्स का सीधा रिश्ता चाय से है। मोदी के जाने के बाद जलपाईगुड़ी अचानक बदल गया। आज बंगाल की उन 18 लोकसभा सीटों में जलपाईगुड़ी भी है, जहां सांसद बीजेपी का है। जी हां, जलपाईगुड़ी। दार्जिलिंग की चाय के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, मगर इस देश के ज्यादातर घरों में जो चाय पी जाती है वो उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी से आती है। यहाँ मामला सिर्फ चाय बागानों का नहीं है। जलपाईगुड़ी अपने टी प्रोसेसिंग प्लांट्स की वजह से ज्यादा मशहूर है। यहाँ चाय लोकल बागानों के अलावा बाहर से भी आती है। चाय बागान में चाय की पत्तियां, चाय की नाजुक पत्तियों की प्लकिंग यानी तोड़ा जाना तो आपने खूब देखा होगा, मगर हरी पत्ती वाली चाय आपके घर पैक होकर कैसे पहुंचती है, ये देखना है तो हमारे साथ जलपाईगुड़ी की चाय फैक्ट्री चलिए। जो चाय आप सुबह पीते हैं, जो आपकी प्याली में होती है, वो चाय के बागान में पत्ती तोड़ने के बाद वो किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से वो चाय बनती है, तैयार होती है, आपके घर में पहुंचती है, आपके किचन में, ये आज हम आपको बताएंगे। तो इस वक्त हम जलपाईगुड़ी में एक फैक्ट्री में हैं, जहां पर ये चाय प्रोसेस की जाती है, जो टी गार्डन से आती है। टी गार्डन से चाय इस तरह के ट्रक्स में आती हैं, जो गार्डन से यहाँ आती हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में आने के बाद ये वो जगह है जो आप देख रहे हैं, जहां पर अपलोडिंग की जाती है इस चाय की हरी पत्ती को। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसे बीदरिंग कहते हैं, यानी इसमें पत्तियों को, ये देखिए यहाँ पर जाली लगी हुई है, इसके ऊपर पत्तियों को फैलाया जाता है और पत्तियां इसमें सुखाई जाती हैं। इसमें फैन लगे होते हैं नीचे, जिनसे हवा आती है और ये पत्तियां सूखती हैं। बीदरिंग का मतलब कि इनके पानी का जो कंटेंट होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, उसको सुखाया जाता है और 60 से 70% तक पानी इस प्रोसेस में सूखता है। वहां पर वो पत्तियां सुखाई गई, उनका मॉइस्चर 60 से 70% सुखाया गया और उसके बाद ये जो बैग आप देख रहे हैं, इनमें ये पत्तियां आती हैं वहां से, उस जगह से, और यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस शुरू होता है जिसको कहते हैं रोलिंग। वहां पर एक होल बना है, एक टनल बनी हुई है, जहां से पत्तियां डाली जा रही हैं। ये देखिए, इस टनल से, ये देखिए ये बैग है, इस बैग से पत्तियां यहाँ ऑटोमेटिक आती हैं। उसके बाद ये टनल बनी हुई है, इस टनल में पत्तियां डाली जाती हैं और इस टनल से पत्तियां नीचे पहुंचती हैं रोलिंग मशीन में और उसके बाद वहां पर कटिंग होती है इसकी। ये वो टनल है जिससे पत्तियां आई हैं और पत्तियां इस मशीन में आई हैं, इसे रोलिंग मशीन कहते हैं। कटिंग होती है, इसको कटिंग मशीन कहते हैं। इसमें 4 स्टेप होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये कटिंग होती है पत्तियों की, यानी पत्तियां जो लीव्स होती हैं टी की, वो छोटी छोटी हो जाती हैं। ये है सेकेंड प्रोसेस। तो ये सेकेंड प्रोसेस लंबा होता है। ये देखिए मशीन है जिसमें चाय की पत्ती इतनी बड़ी मशीन में घूमती है जो कटी हुई है और वो इस तरह से रोलिंग होने के बाद कुछ इस तरह से ये चाय की पत्ती हो जाती है। तो कटिंग और रोलिंग इस मशीन में होने के बाद चाय यहाँ पर आती है और तीसरा प्रोसेस शुरू होता है जिसे कंटिन्यू फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं और इस प्रोसेस को हार्ट ऑफ टी प्रोसेस कहते हैं। यानी इस प्रोसेस पे ही निर्भर करता है कि चाय की क्वालिटी कैसी होगी, चाय कैसी होगी, चाय में खुशबू कैसी होगी। यहाँ पर ये देखिए दूर तक इसकी में चाय फैली होती है जो मशीन के जरिए यहाँ आती है और वो पूरा यहाँ पर फैलती है। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होती है और इसमें समय लग सकता है 1 घंटे का भी और 20 मिनट का भी। वो सब निर्भर करता है कि इसमें कितना मॉइस्चर है, कितनी देर ये सूखेगी, यानी फर्मेंटेशन होता है। एक तरह से समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज यहाँ पर होती है, यानी जो आप हरी पत्ती को काली देखते हैं वो
प्रोसेस यहीं पर होता है। फर्मेंटेशन के बाद, ऑक्सीडाइज होने के बाद कुछ इस तरीके की चाय निकलती है। ये आप देखिए, कुछ इसी तरीके की चाय आपके घर पर पहुंचती है। हालांकि अभी इसका प्रोसेस और बचा हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं चौथा प्रोसेस, जिसमें लगभग चाय तैयार हो चुकी है। लगभग वैसी ही चाय है जो आपके घर में, जो आपके किचन में होती है। ये देखिए, यहाँ पर ये ड्रायर प्रोसेस है। चौथा प्रोसेस ड्रायर प्रोसेस होता है, जिसमें ये ऐसी पत्ती निकलती है जो आपके घर आती है। ये 125 से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर ड्रायर का तापमान रखा जाता है, जिसमें वो पत्तियाँ सूखती हैं और उसके बाद ये इस रंग की और इस शेप की हो जाती हैं। और अब जो प्रक्रिया है उसको सेग्रीगेशन कहते हैं, यानी जो पाउडर होता है, जो फाइबर होता है वो अलग हो जाता है और जो चाय की पत्तियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं। इसमें भी क्वालिटी वाइज चाय की पत्तियाँ अलग होती हैं, मोटी, महीन, और फाइबर या बेस जो होता है वो एकदम अलग हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर इस रोलर से चाय आ रही है। अब ये चाय अपने लास्ट प्रोसेस में है, सेग्रीगेशन हो चुका है इसका, और अब ये नीचे आ रही है यहाँ पर अलग अलग। और ये वो चाय की पत्ती है जो बन गई है अब आपके किचन में जाने के लिए। चाय की पत्ती पूरी तरह से तैयार है। अब इनकी पैकिंग हो गई है इन बड़े बड़े बैग्स में, यहाँ से ये सप्लाई की जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस, किस तरह से जब बागान से पत्ती तोड़ी जाती है उसके बाद उसमें प्रोसेस होता है, वो बनती है। क्योंकि हमें देख के लगता है वो हरी हरी पत्तियाँ किस तरह से काले रंग की और गोल गोल चाय की पत्तियाँ हो जाती हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझाई। हमारा दावा है कि चाय की प्रोसेसिंग देखने का ये अनुभव आपके लिए नया होगा। बहरहाल, इतनी जानकारी जुटा ली है तो कुछ और ज्ञान ले लीजिए, जो हमने जलपाईगुड़ी की टी इंडस्ट्री की पड़ताल करते हुए जुटाई। जलपाईगुड़ी में चाय उद्योग का इतिहास पूरे 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। बंगाल का 60% चाय उत्पादन जलपाईगुड़ी में ही होता है। यहाँ की 70% इकोनॉमी चाय पर चलती है। यहाँ की 80% चाय देश में ही कंज्यूम होती है। 20% चाय बाहर एक्सपोर्ट होती है। हालांकि चाय कारोबारी मार्केट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, मगर राज्य सरकार से निराश भी हैं। देखिए, ये हमारा इधर में हम लोग इतना दिन से देख रहे हैं। इसके आगे 34 इयर्स था बाम लेफ्ट फ्रंट, उसके बाद टीएमसी आया 11, आपको हो गया पूरा 2 टर्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बात है, ये जो स्मॉल टी ग्रोअर है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं किया अभी तक। लेकिन आप देखिए, आसाम में देखिए, आप तमिलनाडु में देखिए, स्मॉल टी ग्रोअर के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बना है, उनके लिए अलग एक विंग बना है। लेकिन हमारा बंगाल में कुछ नहीं है। हमारा इधर जमीन के लिए एक बहुत प्रॉब्लम है। जमीन का जो कागज, उसका भी हम लोग का नहीं मिला है अभी तक। एनओसी जो बोलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग बहुत टाइम अपील किया गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक इसका हम लोग का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का तरफ से नहीं मिला है। जलपाईगुड़ी में 25,000 छोटे छोटे चाय बागान हैं। बड़े एम्पायर नहीं हैं, इसीलिए मदद की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार के सहयोग से जलपाईगुड़ी के चाय कारोबारी खुश हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाने के लिए 2 करोड़ का लोन भी मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को सब्सिडी भी मिलती है, मगर चाय कारोबारी खुद को किसान की तरह देखते हैं और पीएम मोदी से वैसी ही मदद चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से बहुत कुछ आ रहा है। हम लोग, हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास एक मांग किया है कि वी आर नथिंग लाइक फार्मर। आप एग्रीकल्चर फार्मर के लिए इतना कुछ दे रहा है, इतना वेलफेयर स्कीम आ रहा है, लेकिन वो जो चाय का जो खेती वाला है, जो किसान है, उनको तरफ से नहीं आ रहा है। तो हमारा डिमांड है, प्रधानमंत्री जी जितना वेलफेयर स्कीम फार्मर लोग के लिए दिया, वो हमारा तरफ आए। यह हमारा सबसे बड़ा मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ। आइए अब चाय बागान से आगे बढ़ते हैं। जलपाईगुड़ी एक दौर में बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इस जिले की सीमा एक साथ 3 देशों से लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। एक दौर में ये भूटान का ही हिस्सा था। इस वक्त हम हैं जलपाईगुड़ी के बैकुंठपुर गेट पर। ये बैकुंठपुर गेट है जो जलपाईगुड़ी की पहचान भी है। बैकुंठपुर के नाम से भी एक समय में जलपाईगुड़ी को जाना जाता था और ये बैकुंठपुर फॉरेस्ट का हिस्सा था जो भूटान के क्षेत्र में आता था। और भूटानी में जलपाईगुड़ी का मतलब होता है व्यापार की जगह, यानी बाजार। तो जलपाईगुड़ी एक समय में व्यापार का केंद्र था। यहाँ पर दूर दूर से लोग व्यापार करने के लिए आते थे। तीस्ता नदी सी तू चंचला, येसुदास
दास का गाया ये मशहूर गीत आज तक लोगों की जुबान पर है। ये वही तीस्ता नदी है जिसे उत्तर पूर्व की गंगा कहते हैं। तीस्ता उत्तर बंगाल की पहचान है, जलपाईगुड़ी को छूते हुए बहती है। कोरोना के चलते आजकल तीस्ता बैराज पर बहुत शांति है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ है हमारा इधर, पूरा वर्ल्ड में हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, तो बंगाल में भी हुआ है, हो गए है। तो लॉकडाउन के दौरान हमारा इधर पूरा जो बोटिंग चल रहा था पहले जैसा, वैसे पूरा 6 महीने हमारा इधर बोटिंग बंद था, कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं आया। अभी टूरिस्ट आने शुरू हुए? हाँ, टूरिस्ट नवंबर से आना शुरू किया है और मैं सबसे यही दिक्कत करूँगा कि टूरिस्ट आइए इधर। कोई कोरोना के वैसे उतना हालात ख़राब नहीं है इधर, आगे पीछे 15-15 किलोमीटर के आगे पीछे कोई कोरोना पेशेंट भी नहीं है और टूरिस्ट आना भी शुरू कर दिया है। और मैं यही विनती करूँगा कि टूरिस्ट आ जाइए, बस हम लोगों को भी इनकम होगा थोड़ा। तो जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये नदी भी बहुत उनको रोजगार प्रदान करती है और वो लोग अभी हालांकि कोरोना की वजह से उनका ये काम बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन अब लोग आने शुरू हुए, टूरिस्ट आने शुरू हुए हैं। तीस्ता के बाद गोरुमारा का फॉरेस्ट रिजर्व भी लोगों के लिए बड़ा आकर्षण है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर से ज्यादा बड़ा आकर्षण एक सींग वाले गैंडे का है। जलपाईगुड़ी के दूसरे टी यानी टूरिज्म का एक मुख्य हिस्सा है ये गोरुमारा नेशनल पार्क, जहां पर पर्यटक आते हैं। पर्यटन की एक बहुत बड़ी जगह है ये, यहाँ पर पर्यटक नेशनल पार्क में घूमने के लिए आते हैं और ये जलपाईगुड़ी के लिए भी एक आय का साधन है। इसे नेशनल पार्क का दर्जा 1994 में दिया गया। ये सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट बना 1895 में, उसके बाद 1949 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला और 1994 में ये नेशनल पार्क घोषित हुआ। यहाँ के ये सिंगल हॉर्न राइनो सबसे ज्यादा फेमस हैं, यहाँ लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हालांकि यहाँ पर बंगाल टाइगर्स, इसके अलावा हाथी, इसके अलावा हिरन भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये फेमस है ये सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो पार्क है ये शुरुआत में सिर्फ 70 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़कर 80 किलोमीटर स्क्वायर में फैल चुका है, यानी अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है और भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जलपाईगुड़ी से वापसी का वक्त आ गया है। चलते चलते कुछ नौजवानों से बात होती है। इस शांत शहर के नौजवानों की मुश्किल क्या है, उन्हीं से सुनिए। यहाँ पर इंडस्ट्री बोल के कुछ नहीं है और जैसे जो है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंडेबल है। बाहर का आदमी बहुत, जो टूरिस्ट थोड़ा बहुत आता है तो वो आउटसाइड से जैसे लाइक दार्जिलिंग सिलीगुड़ी होके चला जाता है, पर इंटरनल जलपाईगुड़ी के अंदर बहुत कम आदमी आता है। तो इसके क्या होता है ना, जलपाईगुड़ी का अंदर ही बिजनेस होता है, बाहर का आदमी नहीं आ पाता है, बोल के बिजनेसमैन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। जो बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं है और इंडस्ट्री नहीं है बोल के यहाँ का जो बेकार जो युवा लड़का है उन लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में पश्चिम बंगाल में नहीं के बराबर है। जलपाईगुड़ी में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ जलपाईगुड़ी नहीं, वेस्ट बंगाल में भी। मैं बाहर के स्टेट से आई हूँ, मैं हैदराबाद में थी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे, मैं भी बिजनेस करती थी। तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो नौकरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जलपाईगुड़ी संसदीय सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जयंत कुमार राय ने तृणमूल से छीन ली। विजय कुमार बर्मन को लगभग 1.25 लाख वोटों से हराया, मगर यहाँ की 6 विधानसभा सीटें अब भी तृणमूल के कब्जे में हैं। सवाल ये है कि आगे की सियासत पर जलपाईगुड़ी के ये मसले कितना असर डालेंगे।